तो आज उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में जिस खबर ने हलचल मचाकर रखी वो ये कि आरएलडी के राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आजम खान के परिवार से जाकर मिले रामपुर में। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इस मुलाकात के पीछे की खबर क्या है, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं आज यूपी के सियासी गलियारों में गर्म रही। अब हम इस मुलाकात के पॉलिटिकल मतलब क्या है, इस मुलाकात का किस तरीके से ये, क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से एक बड़ी परिघटना है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पुष्पेंद्र शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, रालोद आरएलडी की पॉलिटिक्स पर बेहद करीबी नजर रखते हैं, और अमिताभ तिवारी जी, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो नए कॉम्बिनेशंस की तस्वीर उभर रही है, ये कैसे यूपी की पूरी पॉलिटिक्स पर असर डालेगी। साथ ही मेरे सहयोगी रजत सिंह जो हमारे नोएडा ऑफिस से मेरे साथ मौजूद हैं, और मैं नीरज। तो शुरू करने से पहले पुष्पेंद्र जी, आपसे मैं पहला सवाल लूंगा, लेकिन मैं एक बार अपने दर्शकों को सुनाता हूं कि आजम खान के परिवार से, उनकी पत्नी फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने के बाद जब मीडिया कर्मियों ने जयंत चौधरी से उस मुलाकात का सबब पूछा, तो जयंत चौधरी ने क्या जवाब दिया, पहले उनका सीधा जवाब क्या था और फिर उनके जवाब में बिटवीन द लाइंस हम ढूंढेंगे कि क्या था। सबसे पहले सुनिए कि क्या जवाब दिया जयंत चौधरी ने। लोगों को पता नहीं लगता, जब बीतती है तब पता लगता है। तो सबको पता है कि अब्दुल्ला जी भी उनके साथ रहे, जेल में वो बंद हैं, उनकी सेहत भी बिगड़ी बीच में, सारी चीज़ें किस तरह से मुकदमे लगाए गए हैं एक के बाद एक। अभी सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है, बेल का ऑर्डर का इंतज़ार हो रहा है। इन सारी चीज़ों को बारीकी से चर्चा करने के लिए, समझने के लिए बेहतर मैं आज आया हूँ, और मानवीय दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से मेरी जिम्मेदारी भी थी, तो उसको निभाने आया हूँ। तो पुष्पेंद्र जी, आपने सुना जयंत चौधरी ने क्या कहा। तो ये सीधा जवाब था उनका कि मैं मानवीय दृष्टि से आया हूं, लेकिन साथ साथ उन्होंने परिवार की और आजम खान की जो मुश्किलात हैं उनका जिक्र भी कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल इस मुलाकात में ये है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव के कहने पर मिलने गए थे अब्दुल्ला आजम और उनकी परिवार से, या फिर अखिलेश यादव के बिना कहे, मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो अखिलेश यादव की जो नाराजगी, आजम खान की जो नाराजगी अखिलेश यादव से चल रही है, तो ऐसे में जयंत चौधरी अखिलेश यादव का खेल बनाने गए थे या खेल बिगाड़ने? नीरज जी, बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जब भी बड़े नेता एक दूसरे से मिलते हैं, विरोधी भी मिलते हैं, तो कहते हैं हम शिष्टाचार मुलाकात के लिए गए थे। कोई ये तो बताता नहीं कि मैं साहब इसमें शामिल होने गया था, ये करने गया था। लेकिन जो रिएक्शंस आए हैं अखिलेश से और जयंत खेमे से, वो दोनों में थोड़ा कंट्राडिक्शन है ना। जहां अखिलेश की बॉडी लैंग्वेज और उनका रिएक्शन, जैसा हमारी चर्चा हुई, वो भाई कोई जाए कोई आए इस तरह का है। दूसरी तरफ जयंत खेमे से जो कहा जा रहा है वो एक सफाई है, और सफाई ये है कि हमारा 3 पीढ़ियों का नाता है आजम खान परिवार से, और चूंकि एक बार विधायक भी उन्हें अजीत सिंह जी ने बनवाया था जब टिकट दिया था, तो उनका कहना यह है कि कोई भी पीड़ित है तो हम उससे मिलने जा रहे हैं। और मुसलमान क्योंकि रालोद का कोर वोटर है और वो मुस्लिमों के बड़े नेता हैं, उनके पास कोई जा नहीं रहा, ऐसे में उनका हालचाल जानने गए। ये वो है जो प्रत्यक्षता कहा जा रहा है। लेकिन जैसे कि सवाल उठते हैं, क्या आप अखिलेश से सहमति के साथ गए या अखिलेश से बिना पूछे गए? अगर अखिलेश का रिएक्शन देखें तो ऐसे लगता है जैसे उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जयंत और अखिलेश की दोस्ती कहीं ना कहीं उसमें दरार पड़ने जा रही है, या एक अलग अलग रास्ते लोग चुन रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू जो रालोद का कहना है कि साहब हमारे तो पुराने रिश्ते हैं, हम मिलने गए, उसमें एक और खास बात नजर आती है। हार के बाद देखिए सक्रियता सबकी कम हो गई, सब एक आधा ट्वीट कर दिया। कानून व्यवस्था पर अगर देखें तो कानून व्यवस्था पर अखिलेश और जयंत के लगभग सेम ट्वीट सब तक आए हैं, सेम बातें उठी हैं। लेकिन इतनी सारी बातें हो रही है, सांप्रदायिक सद्भाव की बातें, दूसरी बातें, आप देखिए कि दोनों ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में जयंत का वहां जाकर मिलना साफ साफ संकेत देता है कि 2024 में जितना वोट उन्हें मिला, यहाँ पे मुस्लिम और जाट एकता को पैदा किया और एक वोट बैंक को बढ़ाया, वो ना टूट जाए, ये डर जरूर कहीं ना कहीं है।
और जो अखिलेश का जो रवैया है, जो अखिलेश जाहिरा तौर पे शो कर रहे हैं कि उससे ऐसा लगता नहीं कि वो बहुत किसी की लल्लो चप्पो करने जा रहे हैं, चाहे वो आजम हो, शिपाल हो। ये बातें हमारी पहले भी चर्चा हम लोगों ने की है इस पर। तो इससे साफ जाहिर है कि अगर हिडन एजेंडा होता तो अखिलेश के कहने पर ये जाते कि भाई मेरी ईगो का बात है, आप चले जाइए, आप समझा लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे जयंत ये अपने मन से गए और विदाउट कंसल्टिंग अखिलेश वो वहां पर गए हैं। इसके मायने बहुत गहरे हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कि जयंत अपने तौर पर भी अपने को खड़ा करना चाहते हैं और अखिलेश आगे रहेंगे साथ नहीं रहेंगे वो सवाल अलग है, लेकिन वो अपनी जमीन खोना नहीं चाहते, वो सक्रियता से काम करना चाहते हैं। यही संदेश आज की मीटिंग से मुझे मिल रहा है। बिल्कुल। पिछले दिनों वो चंद्रशेखर के साथ देखे गए, चंद्रशेखर के साथ फोटो बड़े जोर शोर से ट्विटर पर आया और जगह पर हमने देखा। फिर वो चंद्रशेखर के साथ राजस्थान चले गए, करौली में, वहां धरने पर बैठ गए। तो कुल मिलाकर वो एक तरफ मुस्लिम जी, तो ये चंद्रशेखर से भी मुलाकात कर रहे हैं वो, तो यानी जो बात आपने कही कि वाकई वो अपना चौतरफा दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, एक बार फिर आपसे इस पर मैं टिप्पणी चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब जिस दिन चंद्रशेखर वाली ये मुलाकात हुई थी आप लोगों ने और हमने एक चर्चा भी की थी, और तब भी मैंने यही कहा था कि आपको याद होगा कि जब हम चुनाव से पूर्व चर्चा किया करते थे तो एक सवाल जरूर उठता था कि अगर जाट और मुस्लिम सारे भी वोट दे दे तो कितनी सीट आएंगी। तो जब तक ये अपने वोटर्स की, अपने वोट बैंक की छतरी को बड़ा नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी लड़ाई या बहुत बड़े सिनेरियो पे इनका टिक पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसी के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किए। वो राजस्थान पाली की बात थी जहां पर एक रेप हुआ था, जब जो लोग जा रहे थे जयंत और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर। तो ये बातें साफ दर्शाती हैं कि एक तड़प मन में है, जो गलतियां हुई हैं उनको करेक्ट किया जाए। और किसी भी तरह से जो चंद्रशेखर अखिलेश से नाराज हो गए थे और तमाम बयान भी उन्होंने दे दिए थे, लेकिन ये निश्चित है, जैसे मैंने उस रोज भी कहा था, कि बहुत कम मार्जिन से बहुत सी सीटें हारी गई हैं। अगर चंद्रशेखर साथ होते तो मैं ये गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन हो सकता है कि वो 5,000 वाली और 7,000 वाली सीटें शायद वहां पर कुछ और सीन देखने को मिलता। तो जयंत इस कोशिश में है कि अपनी छतरी को बड़ा करें और चंद्रशेखर के साथ साथ आजम में, जो कि नाराज बैठे हैं इस समय अखिलेश से, कहीं ना कहीं उन्हें यह भी लगा होगा। अगर हम ये भी मान लेते हैं कि दोनों वो चाहते हैं कि गठजोड़ बना रहे, चला रहे, कि भाई नाराज होकर आजम कहीं किसी और गोदी में ना बैठ जाए, कहीं और ना चले जाए, तो आगे का कुनबा पूरा बिखर जाएगा। तो ये एक मनाने की कोशिश भी है। और जहां तक उन्होंने कहा पुराने रिश्ते याद दिलाए होंगे, अपने दादा की बात याद दिलाई होंगी, अपने पापा की बात याद दिलाई होगी, चौधरी अजीत सिंह की, क्योंकि उस समय आजम बड़े नेता बन रहे थे और तब तक वो एक मुस्लिम कट्टरवाद वाली बातें भी कम करते थे जब तक वो रालोद से जुड़े थे। उसके बाद जब वो सपा में आए तो वो उनके जो बयान थे वो बहुत बड़े और मतलब एक आक्रामक हो गए थे, जिसको लेकर कि हमेशा ये कहता जा रहा कि कहता सभी कहते थे कि भाई ये इससे नुकसान हो रहा है सपा को या फायदा हो रहा है इनके बयानों से। लेकिन एक वो फायर ब्रांड नेता के रूप में उभर रहे थे आजम। और आज जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि आजम अखिलेश से नाराज है। तो चाहे वो गठबंधन के पाले में रहे या अखिलेश के साथ रहे, लेकिन जयंत ने ये कोशिश करी कि वो गठबंधन और अपने साथ रहे, जाए ना, क्योंकि ये एक इमोशनल टच होता है। जब आप घर जाते हैं ऐसे टाइम पे तो एक बड़ा इमोशनल टच हो जाता है और एक पर्सनल बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे कि आदमी छिटके नहीं। तो मुझे लगता है सारी उसकी तैयारी है कि आगे चल के कहीं बात करने का, किसी मोड़ पर अगर मुलाकात हो तो बात दोबारा कर सके, ऐसा ना हो कि सारे रिश्ते टूट जाए। यही कोशिश जयंत की दिखाई दी। पुष्पेंद्र जी, आप पश्चिमी यूपी को अच्छे तरीके से समझते हैं। एक हमारे दर्शक हैं अजीत सिंह करके, उनका एक सवाल भी था, वो नीरज जी को करते हुए सवाल था कि क्या आजम के साथ होने से मुस्लिम वोटों की गारंटी है? क्या अगर पश्चिमी यूपी में आजम खान जयंत चौधरी के साथ जाते हैं तो क्या ये गारंटी है कि मुस्लिम वोट मिलेंगे उनको? क्या आजम खान इतने बड़े नेता हैं कि वो समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोटों को तोड़ सकते हैं? बड़ा सवाल है, भले ही लोग कुछ भी कह रहे हो। अभी पुष्पेंद्र जी, मैं सीधे अजीत को जवाब देना चाहूँगा। अजीत, जैसे आपने अभी अमिताभ जी को भी सुना होगा, आजम खान इतने बड़े मुस्लिम नेता या स्थापित, ये कहना चाहिए कि भाई निर्विवाद जिसे हम कहते हैं, ऐसे मुस्लिम नेता वो किसी को नहीं लगते। और उनका दायरा भी अभी तक एक
सीमित रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बरेली, थोड़ा इतना मान लीजिए, बल्कि बरेली में भी उनका जो अलग फिरके हैं वहाँ चलते हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं अजीत, वो बात हम कर रहे हैं कोशिशों की। हम ये मान ही नहीं रहे कि चंद्रशेखर बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अभी उभर रहे हैं, जैसा कि अभी अमिताभ जी ने भी कहा कि उनके पास गोल्डन चांस था जो छोड़ा और अभी उभर रहे हैं। इसी तरह से आजम भी ऐसा नहीं है कि निर्विवाद नेता है, लेकिन सिंबॉलिक है। अगर सिंबल मिलेगा, आप प्रतीक के रूप में कि मुसलमान अगर साथ आ रहे हैं, अगर जयंत अलग होते हैं, जिसकी अभी हम मान नहीं रहे कि वो अलग हो रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं कि गठबंधन के पक्ष में ही वो शायद मनाने गए हों, और अखिलेश की क्योंकि ईगो टकरा रही थी और वो वहां नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि वो कह चुके थे कि मुझे चिंता नहीं है, और उसके बाद जो उनके मीडिया प्रभारी ने बयान दिया था, शायद वो उस तरह का रिएक्शन था। ये भी हो सकता है कि वो दोनों की आपस में समझदारी, एक अंडरस्टैंडिंग बनी हो और जयंत से कहा हो भाई जाके तुम ही मना लो, रूठे ना, वक्त पे चले ना जाएं, ओवैसी के साथ ना जाएं, कहीं नया मोर्चा ना खड़ा करने लगे। तो होता क्या है कि आजम जैसे नेता आपके साथ कितना लाभ पहुंचाएंगे वो अलग बात है, लेकिन अगर वो अलग हो गए तो नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। जहां तक मुझे लगता है ये मानसिकता से ही जयंत की और अखिलेश की कोशिशें हो रही होंगी। जी जी बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर अखिलेश यादव से जो ये उम्मीद की जा रही थी कि उन्होंने वो चुनाव में उनका गठबंधन 125 सीटें लाया है, अब वो बीजेपी से अच्छे से पंजा लड़ाएगा, सींग लड़ाएगा और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगा। ऐसे में अखिलेश लगातार एक के बाद एक, शिवपाल यादव प्रकरण हुआ, फिर उसके बाद आजम खान प्रकरण चल रहा है, अखिलेश के ट्वीट के अलावा अखिलेश कहीं नजर नहीं आते हैं। तो ऐसी सूरत में दो अलग अलग सवाल है। पहला तो ये कि अखिलेश के ऊपर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि क्या वो उन्हें अभी भी अपनी ईगो के चलते मैं नहीं जाऊंगा टाइप का एटीट्यूड रखना चाहिए क्या? उन्हें तो अब बहुत ही ग्रेसफुली इस सिचुएशन को समझते हुए अगले चुनावों की तैयारी करनी चाहिए, पहली बात। और जिस तरह से एक ही महीना अभी हुआ है, चुनाव खत्म हुए 40 दिन हुए हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स अखिलेश यादव के खेमे से आई है, क्या उनके साथ जयंत चौधरी, इस मुलाकात को ध्यान में रखते हुए भी हम एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट अगर करें कि क्या जयंत चौधरी उनके साथ रहना चाहेंगे 2024 के लिए? देखिए नीरज जी, जब जो सवाल आपने किया है, ये तो कैनवस भी बहुत बड़ा है और इसके लिए हमें बड़े थोड़े से पुराने पन्ने पलटने पड़ेंगे। अगर हम 2012 में जब अखिलेश मतलब सपा जीती थी बहुमत से, उस समय के चीज़ों को याद करें तो अखिलेश ग्राउंड पर थे, लंबी लंबी साइकिल रैलियां उन्होंने निकाली, शिवपाल लाठियां खा रहे थे बसपा के शासन में, चाहे वो आगरा हो कहीं हो, तो यानी कि आंदोलन कर रहे थे। 2022 के चुनाव से अगर उसका अंतर हम देखें तो आप देखिए कि अखिलेश कितने दिन पहले सक्रिय हुए थे विधानसभा चुनावों से, मतलब बहुत एक लिमिटेड टाइम था जिससे पहले वो सक्रिय हुए और वो मीटिंग्स हुई, एक हवा बनी के साथ शायद ये बाइपोलर हो रहा है और इन्हीं में ताकत है हरा पाने की। लेकिन हमारे में से भी बहुत से लोग इस बात को लेकर सहमत नहीं हो पा रहे थे कि सरकार बनाने की स्थिति में आ पाएंगे अखिलेश या नहीं आ पाएंगे। अब हम बात करते हैं पोस्ट इलेक्शन की। आप ये देखिए कि जिस दिन से चुनाव हुआ उन्होंने एक बात, एक मैसेज अगर दिया है अभी तक, वो सिर्फ ये है कि संसद को छोड़ना और विधानसभा में रहना। इस निर्णय के अलावा अगर आप देखें अभी तक उनका कोई एक्शन, कोई चीज ऐसी नहीं नजर आ रही जिससे लगे कि वो एक संघर्षशील नेता है और इस हार से हताश नहीं है, आगे का कोई रोड मैप तैयार कर रहे हैं। ये सारी बातें मुझे नहीं पता, उनके सलाहकार जरूर उन्हें सलाह देते होंगे, पर ऐसे घर में बैठ जाना, और बल्कि ऐसे में तो आदमी रूठे हुए को मनाता है कि आदमी और ताकत इकट्ठी करे और 2024 में ज्यादा जाके लड़े, कुछ संघर्ष भी करने की तैयारी करता है। लेकिन आज इतने दिन हो चुके हैं, कहीं पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आता। एक रिएक्शन आ जाता है कि साहब इतने ठाकुरों को एमएलसी का टिकट दिया, आप बताइए, इसके अलावा कहीं कोई सक्रियता दिखाई नहीं देती। तो जब ये सक्रियता दिखाई नहीं दे रही तो जो साथी होते हैं उनके मन में भी डाउट्स आने लगते हैं, है ना। तो हो सकता है जयंत भी ऐसी मनस्थिति का सामना कर रहा,
लेकिन वो शायद अपनी कोशिशों को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो छोटी छोटी सी खेमे हो, चंद्रशेखर का, आजम का, कहते हैं ना कि टू नॉक एवरी डोर, तो वो कि कोई ईंट खुली ना छोड़ी जाए, हर एक को टर्न किया जाए, ऐसे वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश की तरफ से ऐसी कोई कोशिशें जमीन पे तो नहीं दिखाई देती। अब बंद कमरे में क्या कर रहे हो तो भगवान जाने। आप देखिए सारे ही लोग जो है उनके, कहीं राम गोपाल भी पिक्चर में नहीं आ रहे हैं, शिवपाल खुलेआम नाराज है, उनको मनाने को तैयार नहीं है, कोई ऐसा मैसेज भी नहीं दे रहे जिससे जख्मों पर मरहम लगे, कोई ऐसी बात नहीं की जा रही, बल्कि ऐसा ही किया जा रहा है कि जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे बात वाली बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सहयोगी होते हैं वो भी, उनका भी मन भटकता होगा और वो सोचते होंगे कि 2024 की पारी का क्या किया जाए। तो मुझे लगता है जयंत ने थोड़ी थोड़ी, चाहे वो तिनके बीनने वाली कहे घोंसला बनाने से पहले, और उन्होंने तिनके बीनने शुरू किए हैं जयंत ने, चाहे वो हल्के हैं छोटे हैं, लेकिन मैसेज देना तो शुरू किया कि वो सक्रिय है। तो अब वो अखिलेश की सहमति से है नहीं है, ये बातें तो आगे चल के किसी भविष्य में पता चलेगी। लेकिन जयंत जो कर रहे हैं, मुझे लगता है अखिलेश से ज़्यादा सक्रिय है। हार से हताश हुए थे लेकिन उठ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश तो ऐसी कोशिश करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे। जी, हम जो बात कर रहे थे कि आखिर अखिलेश के कहने पर गए या ना कहने पर गए, मैंने अपने दर्शकों को एक हिस्सा सुनाया था जयंत चौधरी के बाइट का। मैं एक और हिस्सा सुनाना चाहता हूं, फिर मैं उस पर आपसे सवाल लूंगा। जीते भी हैं, लेकिन जो मकसद हमारा था उसे पूरा हम नहीं कर पाए, हम हारे भी हैं। तो कहाँ वो कमियां रही उसे दूर तो करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ रामपुर में कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा है समाजवादी पार्टी को लेकर, काफ़ी विरोध भी जाहिर किया है, उसके लेकर क्या कोई बात हुई है? मैं भी कहता हूँ हमारी पार्टी में भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, समाजवादी के लोगों को भी समीक्षा करनी चाहिए। हम जीते भी हैं, लेकिन जो मकसद हमारा था उसे पूरा हम नहीं कर पाए, हम हारे भी हैं। तो समाजवादी पार्टी को भी समीक्षा करनी चाहिए, हमें भी समीक्षा करनी चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी समीक्षा करनी चाहिए। तो ये एक लाइन पुष्पेंद्र जी ऐसी है जो ये कहती है कि अखिलेश की तरफ से बैटिंग नहीं कर रहे थे वहां पे जयंत चौधरी। आपकी टिप्पणी? मैंने पहले भी कहा था, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सामने कहना और किसी एक विशेष एजेंडे पे काम करना, उसमें बहुत अंतर नहीं होता नीरज जी, है ना। हालांकि आप जयंत की बॉडी लैंग्वेज देखें, कभी भी वो बात करते हैं तो एक बड़े सरल सा इंसान लगते हैं, वो कोई आपको बहुत घाटी राजनीतिज्ञ नहीं दिखाई देते हैं, है ना। जैसे आप साधारण सी बात कर रहे हो इसी तरह से वो जवाब देते हैं। और ये सही है कि इन्होंने अपने स्तर पर समीक्षा करनी शुरू की है, और उस समीक्षा के बाद ही जब ये हुआ कि साहब बहुत छोटे छोटे मार्जिन से हम सीटें हार गए, कुछ सीटें, अगर चंद्रशेखर जो कि कुछ युवा जाटवों को साथ लेके आ सकते थे, वो गठबंधन में साथ होते तो कम से कम ये सीटें हम ना हारते। तो ये सारे मैसेज जब जाते हैं तो डेफिनेटली ये होता है कि इसमें गलती किसकी थी कि साहब अखिलेश जी ने चंद्रशेखर को कोई भाव नहीं दिया, इसलिए ऐसा हो गया। अगर उसके लड़के साथ होते, 2-3 सीट पे वो लड़ते, और हर एक जगह से जो जाटव दलित में खासतौर पे जो यूथ है, क्योंकि बाकी जैसे अभिनंदन जी कह रहे हैं कि कैडर वोट है, लेकिन अब जो यूथ है वो बदल रहा है। देखिए बीजेपी को भी दलितों का वोट गया है, ये जग जाहिर सी बात है, और काफ़ी परसेंटेज में गया है, शिफ्ट हो रहा है। तो शिफ्ट हो रहा है तो उसकी विरासत संभालने की भी बात हो रही है, इसलिए चंद्रशेखर की कहीं ना कहीं भूमिका बनती है। और अगर अखिलेश के लिए वो बैटिंग नहीं कर रहे, मैंने माना कि नहीं कर रहे, तो अपने लिए तो बैटिंग फील्ड सजा ही रहे हैं ना, चंद्रशेखर से मिलना, आजम से मिलना, और एक मैसेज दे रहे हैं सबसे बड़ी बात कि भाई मैं घर पे बैठ नहीं गया हूँ इसी कमरे में, मैं काम कर रहा हूँ, समीक्षा करी है और अगली लड़ाई के लिए तैयारी में जुटा हुआ हूँ, ठीक है ना। और जो इमोशनल, मैंने कहा कि इमोशनल बॉन्डिंग होती है, पर्सनल बॉन्डिंग होती है, उसको जिंदा कर रहे हैं उस रिश्तों को, और इस तरह से धीरे धीरे अपने तंबू को बढ़ाएंगे, उस तंबू में लोगों को लाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो अखिलेश ने कहा हो, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब हमें नहीं मालूम। और जो उनकी भाषा जितनी सरल है जयंत की, आपको लगेगा कि वो सही बोल रहे हैं, और वो अभी खाटी राजनीतिज्ञ हैं भी नहीं। अभी वो जो जवाब देते हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत कोई श्रूड पॉलिटिशियन जैसे बोलता है ऐसे बोलते हो, बड़े सादे सीधे सादे शब्दों में अभी जयंत बोल रहे हैं, अपनी गलतियां भी स्वीकार कर रहे हैं, और उन्होंने कैंडिडेट्स के लिए भी सब सोचा भाई क्या हुआ था, क्यों नहीं किया गया, और एक दो जगह पे उन्होंने रिग्रेट फील भी किया
और यही कारण था कि एमएलसी चुनाव में जो मेरठ में टिकट दिया गया सुनील डोटा को, वो सिवाल खास में क्योंकि जाट को नहीं दे पाए थे, इसलिए उन्होंने उसे शायद टिकट दिया। हाँ, अभी जो एक वो वैसा सवाल आया था कि बसपा और आरएलडी के अलायंस का, देखिए जैसा अमिताभ जी ने कहा कि फिर उन्हें एड ऑन करना होगा मुस्लिम, और मुस्लिम बिल्कुल सही बात है कि सपा के साथ स्थायी तौर पे नहीं गया है। उसे जहां लाभ दिखेगा आगे भी वो ये दिखेगा कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। अगर ये अलायंस बनता है तो मुसलमान को ये लगेगा, मुस्लिम वोटर्स को, कि ये मोर्चा अच्छा है और वो वहां जा सकते हैं। लेकिन इसमें दो सवाल आते हैं, एक तो बसपा का कैडर वोट घट रहा है, दूसरे अगर हम एक और बात को थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना होगा, बैक ऑफ द माइंड रखना होगा कि जाटों में और दलितों में एक स्वाभाविक शत्रुता यहाँ पर है इस बेल्ट में, क्योंकि वो पहले दबंग हुआ करते थे, तो यहाँ जाट ही गाँव में दबंग होता था और दलितों पर ये हमेशा आरोप लगते थे जब तक ईवीएम नहीं आई थी कि साहब बूथ कब्जा लिया, दलितों को वोट नहीं डालने दिया गया, दलितों का दूसरा, तो वो जख्म है। लेकिन वो शायद वो जनरेशन चेंज हो रही है, उसमें संभावना ये भी है कि वो जनरेशन चेंज हो रही है, और खास तौर पे जो चंद्रशेखर के साथ होंगे या जो मायावती के साथ कैडर वोट के अलावा जो बहुत पुरानी पीढ़ी नहीं है, वो शायद उन जुख्मों को खत्म मतलब भूल सकती है। लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है वो जाटों के साथ आसानी से वैसे ही नहीं जाएगी जैसे मुस्लिमों और जाटों में मतभेद था। ये वहाँ पर जैसे कहा ना कि जब आप काउंटर पोलराइजेशन और काउंटर रिएक्शन भी तो होते हैं ना किसी चीज़ के, तो वो दोनों बातों को फेस करना पड़ेगा। फिर भी एक अच्छा गणित बनेगा लड़ाई लड़ने के लिए, और एक ज़मीन जरूर मिलेगी कि बीजेपी को एक चुनौती दे सके। नीरज जी, मैं एक जो तय वादा है ऐप का वो भी निभाना जरूरी है। दो सवाल आए हैं हमारे उस लिंक के जरिए, नाम भी पढ़ देता हूँ। अनहिन है, कुछ ऐसा ही नाम है उनका, वो हो सकता है मैं गलत पढ़ रहा हूँ, और नवाब खान, दो सवाल आए हैं। मैं चाहूंगा पुष्पन जी पहले सवाल का जवाब आप दें कि क्या जयंत सिंह अखिलेश यादव को दगा दे जाएंगे। ये सवाल बहुत ही सीधा है, पर क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए फिर वही हाइपोथेटिकल सवाल है, दगा दे जाएंगे या अलग अलग हो जाएंगे, है ना। अब देखिए अगर ऐसा होना होता तो इसके कुछ संकेत मिलते पहले भी। आज के जो हालात है उसमें तो ऐसा नहीं लगता कि जयंत अभी उनसे कहीं सीधे तौर पे अलग जा रहे हो, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है, कोई ऐसा बयान नहीं है। क्योंकि इसके पीछे एक बात देखिए भाई, तेरे बिना मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे बिना तेरा काम नहीं चल रहा। और ये याद रखिए कि चुनाव जब शुरू हुए थे तो जो सीटों की बात शुरू हुई थी वो आरएलडी को 50 से ज़्यादा सीट देने की बात थी, 60 सीट की। धीरे धीरे 50 हुई, 40 हुई, 33 हुई। 33 में भी कैंडिडेट सपा के और रालोद के सिंबल पर लड़े। तो जो आदमी इतनी बातें मान रहा हो वो अचानक से किसी बात पे नाराज होकर दगा दे जाए आज के हालात में, हालांकि राजनीति में कोई गारंटी किसी बात की नहीं है, पर फिर भी वर्तमान हालात में ऐसा नहीं लगता कि वो दगा देंगे अखिलेश को अभी। देखिए कुछ हकीकत कुछ फसाना। चुनाव से पहले की अगर बात करें तो जो ख्वाब बुने गए थे वो ख्वाब ये था कि मैं मुख्यमंत्री, आप उप मुख्यमंत्री, है ना। और ख्वाब ये भी बुने गए थे जब शिवपाल से झगड़ा भी नहीं हुआ था और वो मिल बैठ रहे थे, तो ये हो रहा था साहब चचा को पीडब्ल्यूडी दे तो देंगे, लेकिन देखिए ठेके वेके जब दिए जाए तो बात करके दिए जाए। तो ये है सारे ख्वाब। जहाँ तक बात रही बीजेपी में जाने की और दगा देने की, मैंने भी कहा कि राजनीति में असंभव कुछ नहीं है, कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन इसके लिए डोरे पहले भी डाले गए, पहले भी दाना फेंका गया। स्वयं अमित शाह ने जिस दिन सारे जाट नेताओं को वहाँ बुलाया था, आपको याद होगा, तो उनका जो जुमला था वो ये था कि जयंत अच्छे आदमी है पर गलत घर में है। तो वो उनकी तरफ से कोशिशें जारी रहेंगी और जयंत के लिए भी इससे सुविधाजनक गठबंधन कोई और हो नहीं सकता, और कोई हो नहीं सकता। और ये मैंने शायद एक चर्चा में बात भी हुई थी कि चुनाव हारने के बाद समर्थकों ने बड़ा कोसा कि भैया क्या कर रहे हो, इससे तो भाजपा से ही गठबंधन कर लिए होते। क्योंकि देखिए जो साथ वाले भी हैं उनको भी सत्ता का सुख चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी अमिताभ जी ने कही कि छोटे दलों को सत्ता से दूर रहकर अपनी जो पूंजी है, जो कैपिटल है, सबको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग अलग अलग तितर बितर होने लगते हैं।
उसके बावजूद जो ये अभी कर रहे हैं, यहाँ तक भी ऑफर थी कि जो कृषि कानून वापस लिए जाने थे, उससे पहले भी ऑफर आई थी कि आइए मंच पे करिए, हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो देखिए अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि उस समय किसान आंदोलन का ऐसा ज्वार था, ऐसी गर्मी थी कि उसी किसान आंदोलन से रालोद को संजीवनी मिली थी। अगर वो उस समय जाते तो शायद उनके लिए आत्मघाती साबित होता। अब वो जख्म थोड़ा-थोड़ा लोग भूलने लगे हैं, बातें ठंडी होने लगी हैं, तो इस संभावना से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि कल क्या हो जाए। लेकिन जहाँ तक दगा देने वाली बात है, तो इसमें अभी और चीज़ें आएँगी, बहुत सी बातें आएँगी। कहीं अगर मतभेद उजागर होने लगेंगे, तब कहीं जाके मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल वो जो अखिलेश के साथ एलआई है, मतलब जो गठबंधन चल रहा है, जैसी दोस्ती चल रही है, यूँ कहिए, वो अभी तो बरकरार सी लगती है। जहाँ तक इनके नेशनल एलाइज़ की बात है, वो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह के ज़माने में जो अजगर था, उसमें अहीर भी शामिल थे, गुज्जर भी थे, जाट भी थे और पिछड़े भी थे, है ना? तो अगर उस हिसाब से देखें, अखिलेश माइनस कर दें हम और यादवों की बात करें, तो एक साथ रहे हैं रालोद पे। आज रालोद की वो स्थिति नहीं है। आज रालोद प्रदेश भर की पार्टी नहीं है। जैसा अभी अमिताभ जी ने कहा कि 2-3 लोकसभा सीटों का प्रभाव क्षेत्र, चलिए थोड़ा-सा और मान लीजिए, आगरा, मथुरा तक मान लीजिए, है ना? लेकिन बीच में हमने देखा 2022 के विधानसभा चुनाव में कि कुछ जिले तो सुपड़ा ही साफ होता चला गया, कहीं नामो-निशान नहीं था। तो उन्हें वो एक, अगर उनकी सीट पर बैठ के हम देखें, उनकी कुर्सी पे बैठे, जयंत की कुर्सी पे, तो कितना तड़प रहे होंगे कि अपनी विरासत, इतनी बड़ी विरासत उन्हें मिली, चौधरी साहब को मिली और उसे संभाल नहीं पाए। बढ़ाना तो दूर की बात है, उसको संभाल तक नहीं पाए। तो ये व्यथा उनके मन में चल रही है और शायद वो इसीलिए चंद्रशेखर, आजम जैसों से कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये कोशिशें हो भी जाती हैं, आप समझिए कि अखिलेश का साथ छोड़ते भी हैं, तो भी तो नेगोशिएटिंग पावर ज़्यादा होगी ना। अगर ये लोग साथ होंगे तो नेगोशिएशन में फ़ायदा मिलेगा ना, कि भाई मेरे पास तो और भी है, सिर्फ 50% जाट नहीं है, और भी लोग हैं। तो यही शायद वो एक कोशिश है, आगे खुद खड़े हों, एक ज़मीन तैयार हो, मजबूत तैयार होगी, आगे वो बीजेपी में जाएँ, अपने आप लड़ें, सपा के साथ लड़ें। लेकिन एक चीज़ है कि वो कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश वो कोशिशें करते दिखाई नहीं दे रहे। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से एमएलसी चुनावों के नतीजे आए हैं पश्चिमी यूपी की सीटों पर, अगर हम नजर डालें तो ऐसी ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का बेस वोट 1000 से ऊपर होता था, लेकिन कैंडिडेट को 150 वोट नहीं मिले। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि जयंत चौधरी जो है वो अपने लिए मजबूत साथी की तलाश में निकले अखिलेश को छोड़ के? मतलब एमएलसी चुनावों ने बहुत चर्चा बटोरी, जिस तरीके से 200-300 वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को मिले। देखिए नीरज जी, आप ही के चैनल पे, आपसे तो नहीं लेकिन और पैनल पे बहुत बातें हुई एमएलसी चुनाव पे, तो मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया था कि सपा का समर्पण, लगभग सरेंडर जैसा कर दिया हो अखिलेश ने। और अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि जब एक बड़ा भागीदार निष्क्रिय होकर बैठ जाए, हार से हताश होकर बैठ जाए, तो जो दूसरा छोटा पार्टनर है वो चिंतित तो जरूर होगा और वो दूसरे रास्ते खोजेगा भी। और एमएलसी चुनाव में जिस तरह से वो सपा ने समर्पण किया, सब किया, ऐसी बहुत सी सीटें थी जहां पर उनके ग्राम प्रधान, ब्लॉक पंचायत, बीडीसी वाले सब जीते थे। तो ये बड़ा कौतूहल का विषय था कि कम से कम 5-6 सीट पर तो वो अच्छे मजबूती से लड़कर जीत सकते थे, पर बिल्कुल सरेंडर सा दिखाई दिया। उसमें भी खासतौर पे जो एटा का केस हुआ और जहाँ पे लोग निर्विरोध हो गए, उदयवीर जो उनके बड़े क्लोज थे वो गलत पर्चा भर दें और उसके बाद करें, तो ये इट वाज ऑलमोस्ट ए सरेंडर। तो जब ऐसे कोई बड़ा साथी, आपका पार्टनर, बड़ा पार्टनर इस तरह की भूमिका में हो, तो देखिए संदेह तो मन में जरूर आएंगे, विचलन तो जरूर होगा। अब वो कितना होगा, कब होगा, क्या क्या उसके लिए वो करेंगे, कैसे एक साथ मंच पे आगे बढ़ेंगे, आपस में ये समीक्षा भी करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारे सवाल जो आपने उठाए हैं बिल्कुल सही है। इससे मन में, मैं नहीं जानता, लेकिन बेचैनी ज़रूर होगी। और इसी वजह से वो एक इंडिपेंडेंट, अपना जो भी भौगोलिक ज्योग्राफिकल कुछ भी एरिया बने आरएलडी का, पर वहाँ पर वो अपने थोड़ी सी बीज बोकर फसल बोने की तैयारी कम से कम जयंत कर रहे हैं, है ना। तो ये जरूर इन बातों का नतीजा है। हार के बाद ना मिलना, कोई आपस में कंबाइंड समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए थी, कंबाइंड भी होनी चाहिए थी। कहाँ वोट शिफ्ट हुए, कहाँ नहीं हुए,
कौन सी कमियां रह गई, कौन सी नहीं रह गई, कहाँ पर जाटों ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दिया या नहीं दिया, कहाँ मुस्लिमों ने जाट कैंडिडेट को वोट दिया या नहीं दिया। तो ऐसे बहुत से सवाल थे जो आपस में बैठ के बातचीत होनी चाहिए थी, पर ऐसा कहीं कोई नजर नहीं आया। तो ये सारी बातें दूसरे को मजबूर करती हैं कि वो देखे। और उनके पास ऑफर तो देखिए, जब अमित शाह ने सारे जाटों को बुलाया था तो इससे ज्यादा ऑफर तो कोई हो ही नहीं सकती कि वो अच्छे आदमी है पर गलत घर में बैठे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और जैसा अभी कहा कि भाई उनका वोट बैंक, इतनी भारी भरकम मशीनरी, उनके पास वर्कर्स की मशीनरी है, बीजेपी के पास अच्छी स्ट्रेटजीज हैं और वेलफेयर स्कीम्स अच्छी हैं, एक नया बिल्कुल वोट बैंक लाभार्थी वाला और महिला वाला तैयार कर दिया। फिर जैसा कहा कि मुस्लिम स्थिर नहीं है ना, अब मुस्लिम ये जरूर सोचेगा कि कौन बीजेपी को हराएगा। अब वो जैसे टैक्टिकल वोटिंग पहले करते थे 2022 के चुनाव से पहले, वो वैसी टैक्टिकल वोटिंग करेंगे। अगर बसपा का उम्मीदवार उन्हें लगेगा हरा रहा है बीजेपी को, तो वो बसपा वाले को देंगे, या ऐसा कोई गठबंधन होगा तो शायद उसे देंगे। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर कहीं पर वो कांग्रेस के कैंडिडेट को भी देने लगे, क्योंकि वो भी सोचने लगे हैं। और जो नेशनल लेवल पे इस समय हुआ है, जो सांप्रदायिक उन्माद और सब हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देखने लगा है। ये ठीक है कि बीजेपी के मुकाबले वो अभी बिल्कुल पिद्दी है, यहाँ पर देखा जाए कोई वोट बैंक नहीं है, कुछ नहीं है। बीजेपी के पास डेडिकेटेड वर्कर्स की टीम है, कांग्रेस में सिर्फ लीडर्स दिखाई देते हैं, वर्कर्स दिखाई नहीं देते। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। पर कभी कभी ना इतिहास में भी हमने देखा, और ऐसा हो जाता है जो बड़ा चौंकाने वाला होता है। सारे परिणाम ऐसे नहीं होते कि सोचे सब जो कैलकुलेटेड आते हैं। तो ना जाने भविष्य के घर में क्या छुपा है। पर ये सारी कोशिशें, चाहे वो जयंत की कोशिश हो या कांग्रेस की कोशिश हो, ये सब इस बड़े भीम काय जो पार्टी है उससे लड़ने की छोटी मोटी तैयारियां हैं जो वो शुरू कर रहे हैं। और अच्छा है कि 2024 में अभी समय है और अभी से वो लोग शुरू कर रहे हैं।